नमस्कार। चलिए आज भारत की आर्थिक यात्रा के उस ब्लूप्रिंट में गोता लगाते हैं जिसने दशकों तक हमारे देश की दिशा तय की। ये सवाल शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि आखिर आज़ादी के बाद इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के पीछे वो कौन सा ग्रैंड मास्टर प्लान था, और ये भी कि ऐसा क्या हुआ कि पहली योजना जो पूरी तरह खेती पर थी वह अचानक दूसरी योजना में बड़े बड़े उद्योगों की तरफ मुड़ गई। और हाँ, इन सब के पीछे वो कौन से पावरफुल इकोनॉमिक मॉडल्स थे जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1951 से। सोचिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश भारत, और सामने चुनौतियों का पहाड़, गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की जबरदस्त कमी। अब इन सबसे निपटने के लिए सरकार ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर एक मॉडल अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स। आइडिया यूं तो बड़ा सिंपल था कि विकास के बड़े लक्ष्य को 5-5 साल के छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटा जाए, और इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई प्लानिंग कमीशन को, यानी हमारे योजना आयोग को। लेकिन देखिए, हर प्लान के पीछे एक दिमाग होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। इसी को हम इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि भाई देश के पास जो भी पैसा, लोग और संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जाए। तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, 1951 से 56 तक। लक्ष्य एकदम क्लियर था, देश का पेट भरना, मतलब सबसे पहले खाना। इसीलिए पूरा का पूरा जोर खेती, सिंचाई और बिजली पर दिया गया। इसके पीछे जो मॉडल था वो था हेरड-डोमर मॉडल। इसका फंडा बिल्कुल सीधा था, जितनी ज्यादा बचत करोगे उतना ज्यादा निवेश होगा और उतनी ही तेजी से विकास होगा। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम इसी सोच का नतीजा थे, और जानते हैं, ये योजना काफी हद तक सफल भी रही। अब पहली योजना की सफलता से जाहिर है एक नया कॉन्फिडेंस आया, लेकिन इसी कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रैटेजी में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव भी आया। इसको ऐसे समझिए, जहां पहली योजना जमीन से जुड़ी थी, खेतीबाड़ी की बात कर रही थी, वहीं दूसरी योजना ने सीधे आसमान की तरफ देखा। फोकस एकदम 180 डिग्री घूम गया, खेती से हटकर भारी उद्योगों पर। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा पॉलिसी चेंज नहीं था, बल्कि विकास को देखने के पूरे नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव था। तो ये दूसरी योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। अब इस मॉडल का कोर आइडिया क्या था? इसका मानना था कि अगर देश को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सिर्फ सामान नहीं बनाना है, हमें वो मशीनें भी बनानी होंगी जो वो सामान बनाती हैं। और इसी सोच के साथ भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की नींव रखी गई। इसके बाद आती है तीसरी योजना, लक्ष्य और भी बड़ा, आत्मनिर्भरता। एक ऐसा देश बनाना जो अपनी ज्यादातर जरूरतें खुद पूरी कर सके। लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे कितना बड़ा संकट इंतजार कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 3 बड़े संकट आए। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग, और फिर 1966 में एक भयानक सूखा। इन 3 बड़े झटकों ने तीसरी योजना की जैसे कमर ही तोड़ दी। इन संकटों ने देश को बहुत कुछ सिखाया, और इसके बाद प्लानिंग का फोकस एक बार फिर बदला। अब जोर बड़े बड़े उद्योगों से हटकर सामाजिक कल्याण और फिर आगे चलकर आर्थिक सुधारों पर आ गया। तीसरे प्लान की नाकामी के बाद अगले 3 साल तक कोई प्लान नहीं आया। इसे प्लान हॉलिडे कहा गया। फिर आई चौथी योजना, जिसका मकसद था अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। और इसी दौर में 2 बड़ी चीजें हुईं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत। अब 5वीं योजना जो आई, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लेकर आई। इसका एक ही नारा था जो पूरे देश में गूंजा, गरीबी हटाओ। सोचिए, पहली बार गरीबी को खत्म करना प्लानिंग का सेंट्रल गोल यानी मुख्य उद्देश्य बना। इसके बाद 80 का दशक आया। छठी और 7वीं योजनाओं ने देश को धीरे धीरे भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। अब फोकस टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन और मिक्स इकोनॉमी यानी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मजबूत करने पर था। और शायद अनजाने में ही ये उस बड़े आर्थिक भूकंप की जमीन तैयार हो रही थी जो बस आने ही वाला था। और फिर वो साल आया, 1991। वो साल जब सवाल ये नहीं था कि क्या बदलेगा, बल्कि सवाल ये था कि क्या है जो नहीं बदलेगा। ये भारत के आर्थिक इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। इसी के बाद 8वीं योजना में अपनाया गया वो मॉडल
जिसने सब कुछ बदल दिया। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था सरकारी कंट्रोल, लाइसेंस राज को कम करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौके देना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत के दरवाजे दुनिया की इकोनॉमी के लिए खोल देना। इस एक फैसले ने देश की आर्थिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इस बहुत बड़े बदलाव के बाद अब हम आते हैं आधुनिक दौर में। एक ऐसा दौर जहां पंचवर्षीय योजनाओं का रूप और रंग भी बदलने लगा था। तो 1997 से लेकर 2017 के बीच देश ने अपनी आखिरी पंचवर्षीय योजनाएं देखी। देखिए, 1991 के रिफॉर्म से ग्रोथ तो तेज हुई थी, पर यह भी महसूस किया जा रहा था कि इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। इसलिए अब सिर्फ GDP के आंकड़े बढ़ाना काफी नहीं था। अब जोर था इंक्लूसिव ग्रोथ पर, मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे मुद्दे भी सेंटर में आ गए। प्लानिंग अब कागजी नियमों से ज्यादा जमीनी हकीकत के हिसाब से फ्लेक्सिबल होने लगी थी। और फिर साल 2015 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। योजना आयोग, जो इतने दशकों से प्लानिंग का सेंटर था, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह आया नीति आयोग। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था, फिक्स्ड प्लानिंग के दौर से हटकर एक डायनामिक पॉलिसी थिंक टैंक के दौर में आने का। तो अगर हम इस पूरे 70 साल के सफर को एक नज़र में देखें तो क्या दिखता है? 50 का दशक था सर्वाइवल का, 60 का दशक था इंडस्ट्रियल एम्बिशन का, 70 का दशक था सोशल जस्टिस का, 90 का दशक था दुनिया से जुड़ने का, और 2015 के बाद का दौर है डायनामिक पॉलिसी का। साफ है कि भारत की प्लानिंग ने वक्त के साथ खुद को बदला है, खुद को विकसित किया है,